हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, अक्सर बच्चे जो है एनएफओबीसी, एनएफएसटी और एनएफएसटी के केस में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था कि ये फेलोशिप्स क्या होती है। उसमें अक्सर बच्चों का ये सवाल आया, मैक्सिमम बच्चों का यह सवाल आया कि सर मेरा 99.34 परसेंटाइल है, मेरे इतने स्कोर हैं और क्या मेरा सिलेक्शन होगा? कितना? मेरा 99.35 परसेंटाइल है और जेआरएफ 99.85 है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मेरा 98 परसेंटाइल है और जेआरएफ 99 में है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? ऐसे कई सवाल बच्चे के मन में चल रहा है और पूछ रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। क्या सर, कैसे जो पीएचडी वाले कैंडिडेट है जिसका ऑलरेडी पीएचडी इनरोल्ड है और नेट कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया, और कैसे इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जो सिर्फ बहुत थोड़े नंबर से जेआरएफ रह जाते हैं। मतलब दोनों कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, जो पीएचडी भी कर रहे हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर ले रहे हैं उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जेआरएफ है, मतलब पीएचडी नहीं किया उन्होंने कभी, पीएचडी करेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना, सिर्फ नेट क्वालिफाइड है अच्छे परसेंटाइल से, उनका भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो भाई सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा? तो आज मैं उस टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं कि किस वजह से शायद आपका एनएफओबीसी में, एनएफएसटी में या एनएफएसटी में सिलेक्शन रुक रहा है। अगर आप भी इन क्राइटेरिया में आएंगे जो मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आपका भी सिलेक्शन शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप उस क्राइटेरिया में आएंगे जिस वजह से सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। आइए, तो ये सब वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए है जो एनएफएसटी या एनएफओबीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलें आज की क्लास पे, आज के बारे में थोड़ा डेप्थ में समझे। मैं थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें क्या होने वाली है ना। आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, पहले एक बेसिक बात में समझा देता हूं कि क्या होती है। दो कैटेगरी है। क्या? कौन सी कितनी कैटेगरी है जी? दो कैटेगरी है ना। कौन सी? सर एक तो वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड है। क्या है? ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड है और 2-3 बार नेट हो गया है, एक बार नेट हो गया है, फिर से उन्होंने यूजी नेट का एग्जाम दिया, फिर उसका नेट ही हुआ, फिर क्या हुआ? नेट ही हुआ, और पीएचडी का साथ में कर रहे हैं, प्लस प्लस नेट के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट में हाईएस्ट ज्यादा मार्क्स आया, मोर मार्क्स, मतलब जेआरएफ से कम में रह गए। ठीक है। दूसरे वो कैटेगरी है जिन्होंने पीएचडी नहीं करी है, नो पीएचडी, ना पीएचडी करने कर रहे, वो जेआरएफ से ना थोड़ा सा कम, मतलब 0.5 परसेंटाइल से भी कम में रह गए, है ना, जेआरएफ से बहुत परसेंटाइल से भी कम में रह गए। तो ये दो कैटेगरी है, एक तो क्या पीएचडी इनरोल्ड, उसके साथ नेट क्वालिफाई किया ये, और दूसरे नॉन पीएचडी वाले। अब सर मुझे बताइए सिलेक्शन कैसे होता है ना, किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं वो? सर मेरे भी स्कोर थे लेकिन मेरे फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्या क्राइटेरिया है? ठीक है, मैं पहले बात कर लेता हूं नॉर्मल तरीके से कि क्या प्रोसीजर है। देखो एनएफएसटी और एनएफओबीसी में पहले जो पीएचडी कर रहे होते हैं, जो पहले से पीएचडी कर रहे होते हैं और उन्होंने रिसेंट में यूजी नेट क्वालिफाई किया विद हाईएस्ट मार्क्स, ये वाली कैटेगरी, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं हाईएस्ट मार्क्स से उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इसके चांसेस, जो पीएचडी में एनरोल्ड हैं, जो पीएचडी में एनरोल्ड हैं, उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि निकल जाएंगे। अब इसमें भी क्राइटेरिया है कि सर पीएचडी में एनरोल तो बहुत सारे लोग होते हैं, और नेट जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, नेट जेआरएफ का कट ऑफ अगर 98 परसेंटाइल गया है और नेट जो है 82 में हो गया है, ठीक है, और सर वो पीएचडी में एनरोल्ड हैं, ठीक है, बहुत कम से, मतलब नेट सिर्फ पास कर पाए किसी तरह से, और पीएचडी में एनरोल्ड हैं, क्या उसके एनएफओबीसी मिल जाएगा? नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना कि पीएचडी में एनरोल्ड हैं प्लस हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, जेआरएफ से बहुत कम से रह गए हैं, जितना कम उतना फायदा। जेआरएफ से अगर 0.5 परसेंटाइल से हो तो पहले सिलेक्शन तुम्हारा होगा, जेआरएफ से अगर 7 परसेंटाइल पे हो तो सेकंड नंबर में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जेआरएफ से अगर 2 नंबर पीछे हो तो उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो?
तो जितने कम रहोगे जेआरएफ से कट ऑफ में, उतना जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और अगर पीएचडी में एनरोल्ड हो तो। ठीक है, अब इस बात को समझना। नेक्स्ट बात, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे पीएचडी वालों का सिलेक्शन हो गया, अब मान लो टोटल यूजीसी नेट की सीट कितनी है जी एनएफओबीसी की, मैं एक का बता रहा हूं, आप सब समझ जाना, उसी क्राइटेरिया से होता है। 1000 सीट है, सॉरी 750 सीट है, कितनी है 750, सर 250 तो सीआईआर की है ना, सीएसआईआर की है 250, तो मैं 750 की बता रहा हूं। अब एक बात बताना, 750 में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 600, ये मान के चल रहा हूं, अजम्पशन है, ये क्या है, एजम्पशन है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। एजम्पशन है, क्या है कि 600 लोग जो हैं पीएचडी प्लस नेट है विद हाईएस्ट मार्क्स, विद हाईएस्ट मार्क्स, क्या है 600 पीएचडी है प्लस नेट है विद हाईएस्ट मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जेआरएफ से बहुत कम से चुके हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। तो भैया पहले इन 600 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पहले क्या होगा, एनएफओबीसी एनएफएसटी में इसी तरीके से होगा, सेम सिलेक्शन किसका होगा, पहले इनका होगा। अब जो बचे 150, जो 150 लोग रहे, अब मुझे बताना पूरे इंडिया लेवल पर अगर 150 बच्चे का सिलेक्शन करना है तो वो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो वो उसी को सेलेक्ट करेंगे ना। जैसे 99.34 परसेंटाइल किसी का ये जेआरएफ का कट ऑफ है, और बेचारे का किसी का 99.28 आया है, तो आप मुझे बताना किसका सिलेक्शन करेंगे, पहले इसी का होगा, फिर किसी का 99.26 आया, फिर इसका होगा, फिर किसी का 99.10 आया, फिर थर्ड में इसका होगा, फिर 99 पे आ जाएगा, फिर 98 पे आएगा, तब ना फिर सिलेक्शन होगा। तो भैया आप ये समझो कि जेआरएफ के जितने नियरेस्ट आप हो, दोनों पीएचडी कर रहे हैं वो भी, और जो नॉन पीएचडी है, जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, जेआरएफ से कम पहली बार में आपका निकला है नेट, वो भी, जितने जेआरएफ से आप नजदीक रहोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, हाँ एक क्राइटेरिया क्या है कि भैया पीएचडी वालों को प्रेफरेंस मिलेगा, जो पीएचडी कर रहे होंगे और जेआरएफ से बहुत नजदीक भी होंगे तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे पीएचडी का जो क्राइटेरिया है, जितने लोग पीएचडी के होंगे उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा मैक्सिमम कट ऑफ वाले में, उसके बाद फिर जो है नॉर्मल सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वालों का भी एनएफओबीसी एनएफएससी और एनएफएसटी में सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चे जो परेशान होते हैं कि मेरा इतना कट ऑफ गया सर और मेरा इतना मार्क्स आया है, तो आप ये देखिए कि आप लिस्ट का वेट करिए। क्या करिए, लिस्ट का वेट करिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने में मैक्सिमम को कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल मान लो अब 99.3% जेआरएफ का कट ऑफ है और किसी का 98 से ज्यादा आया ही नहीं है, तो कहां से लेंगे 99.1 का, नहीं लेंगे, फिर 98 परसेंटाइल का हो जाएगा। फिर अगर मान लो 98 के बीच में 97 का कुछ है ही नहीं, तो फिर 97 परसेंटाइल वालों का हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वेट करना है किसका, लिस्ट का, क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता है कि भैया जेआरएफ से कितने नंबर से आप कम में रह गए हो, जेआरएफ से आप कितने नजदीक में हो, और उस बेस पर फिर नीचे चले जाता है और उस बेस पे सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है बात, यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपके मन में जो कंफ्यूजन है ना कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे इतने नंबर है क्या मेरा सिलेक्शन होगा, तो आप क्या करिए, आप इस बेस पर लिस्ट का वेट करिए। ठीक है, अब लिस्ट का वेट करने का यह मतलब बिल्कुल कतई भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाइए एनएफओबीसी एनएफएससी और एनएफएसटी पे, कतई भी नहीं। आप जेआरएफ का वेट कर तैयारी करिए, आप जेआरएफ की तैयारी करते रहिए, क्योंकि 2-3 महीने लग जाते हैं इसके आपके लिस्ट आने में, और 2-3 महीने में फिर आपके एग्जाम का प्रिपरेशन चालू करके आप फिर से जेआरएफ कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका वेट जरूर करिए, बट टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, इसमें सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ, हो गया वेल एंड गुड, फेलोशिप मिलेगी जबरदस्त वाली, नहीं हुआ नेक्स्ट जेआरएफ करेंगे। और इस जेआरएफ की जर्नी में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए मैं आपके साथ हूं। हाँ, आप क्या करेंगे, आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ये नेट वाला भैया करके, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं सारा अपडेट्स आपको देते रहता हूं। एनएफओबीसी एनएफएससी और एनएफएसटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।